हेलो हेलो हेलो। आप सभी को फिजिक्स पॉइंट की तरफ से हार्दिक नमस्कार। ठीक है। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 11th, यानी आप समझ गए होंगे कि अपन 11th क्लास की फिजिक्स यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब सुनना, अभी आप सभी स्टूडेंट 10th पास करके आए हैं। ठीक है। और 10th क्लास के अंदर भी थोड़ी बहुत फिजिक्स 9th 10th से स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी बेसिक फिजिक्स। ठीक है। और अब आपको 11th क्लास के अंदर, फिर उसके बाद में 12th क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़नी है। अब सुनना मेरी काम की बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट के पास में होगी बायोलॉजी और कुछ के पास में होगी मैथ। ठीक है। तो देखो, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसके लिए मैथमेटिकल टूल्स हमको आने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में आप में से कुछ लोग जैसे बीएससी वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर भी फिजिक्स आती है, तो मैथ वालों को ही फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। बीएससी के अंदर बायोलॉजी वालों को फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती है। ठीक है ना। तो बायोलॉजी वालों के लिए तो फिजिक्स केवल 11th और 12th क्लास के अंदर ही रहती है, इसके बाद में बायोलॉजी वालों के पास में फिजिक्स नहीं रहती है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जहां क्लास ले रहे हैं, नीचे लाइन चल रही होगी फिजिक्स पॉइंट फिजिक्स बाई आकाश सर, और मोबाइल नंबर मेरा लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुझे यहाँ दौसा के अंदर पढ़ाते हुए 9 साल हो गए फिजिक्स को। ठीक है। और जो हमारा मेन वर्क होता है वो होता है बीएससी की क्लास को लेके। कॉलेज की जो ग्रेजुएशन की फिजिक्स होती है उस पर हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है। ये वाला जो आपका बैच है 11th क्लास का, ये आपका ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच रहेगा पूरा साल का कंप्लीट। ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फिजिक्स को समझने के लिए जरूरी है मैथ आना। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों की मैथ वीक होगी, तो मैथ अच्छा करना पड़ेगा फिजिक्स को अच्छा करने के लिए। मतलब विदाउट मैथ आप फिजिक्स को ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब काम की बात समझना, इसके अंदर जो अपने 11वीं क्लास की फिजिक्स स्टार्ट होगी, इस फिजिक्स के अंदर जहां से अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ का मतलब ये नहीं है कि अपन मैथ पढ़ेंगे, मैथ नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे कोई स्टूडेंट मैथ का स्टूडेंट है, उसके लिए फिजिक्स थोड़ी आसान हो जाती है, और बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। उसका रीजन है क्योंकि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है, उसको फिजिक्स के अंदर सब कुछ नया ही सीखना होता है, और मैथ वाला जो स्टूडेंट होता है उसको मैथ के सॉरी, जहां फिजिक्स के अंदर मैथ लगती है वो मैथ के अंदर पढ़ चुका होता है, और काफी अच्छा पढ़ चुका हुआ होता है वो मैथ को, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। पर आप में से किसी के पास बायो है, किसी के पास मैथ है, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करने वाला है। तो देखो, 11th क्लास की फिजिक्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन 11th क्लास की फिजिक्स। तो सबसे पहले जो भी अपन पढ़ने वाले हैं वो होगा बेसिक मैथ से रिलेटेड। ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, आप जो भी आपके 11th क्लास के अंदर बुक चलती है उसके अंदर चेक कर लेना कि ये चैप्टर नंबर कौन सा है, पहला चैप्टर है या दूसरा चैप्टर है, बेसिक मैथ वाला चैप्टर है। ठीक है। और सुनो, एक काम की बात इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं इसके अंदर आप लोगों को, यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट्स बोल के लिखवाऊंगा। ठीक है ना। मतलब आपको पीडीएफ नहीं देंगे, हम आपको जो भी रिटर्न वर्क होगा, जो आपको रजिस्टर के अंदर नोट्स बनाने हैं, वो मैं आपको बोल के लिखवाऊंगा, वही आपको तैयार करना है। ठीक है। 11th क्लास पूरी आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो आप लोग अब स्टार्ट करते हैं अपन 11th क्लास को। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, 11th, अब आप लोग चेक कर लेना कि ये जो बेसिक मैथ वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों के चैप्टर नंबर कौन सा है उसके अंदर। ठीक है। तो अब आप लोग चैप्टर का नाम तो लिख लो, जैसे प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। ये हिंदी मीडियम वाला बैच है ना। ठीक है। प्रारंभिक गणितीय संकल्प।
तो आप एनसीईआरटी की बुक के अंदर, आपके जो भी बुक चलती है बोर्ड के अंदर, उसके अंदर चेक कर लेना ये चैप्टर नंबर कौन सा है। अच्छा, ये चैप्टर पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? देखो, फिजिक्स सीखने के लिए जरूरी है मैथ का ज्ञान होना जरूरी है। और ये जो बेसिक चैप्टर है आपका, एक तो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला और एक ये वाला बेसिक मैथ वाला चैप्टर, ये हमें थोड़ा आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि देखो आगे जितनी भी अपन फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये चैप्टर, स्टार्टिंग के जो एक दो चैप्टर आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो, देखो यहां पे जो अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, मेन जो अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर भौतिक राशियां, ठीक है। दूसरा अपन इसके अंदर सदिश पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सदिश के ऊपर अपन इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप के अंदर पढ़ने वाले हैं। मेन अगर मैं कहूं तो ये जो बेसिक मैथ है उसके अंदर अपन एक तो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन सदिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने यहां से अच्छे से पढ़ोगे तो 11th-12th की फिजिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगी। आप जितनी भी कैलकुलेशन करोगे वो कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत इजी लगेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इसके अंदर बेसिक गणित आएगी जिसके अंदर अपन अवकलन गणित पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन समाकलन गणित। बहुत न्यूमेरिकल करेंगे अपन, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। आपको देखो पूरा रिटर्न करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं यहीं क्लास के अंदर सोल्व करवाऊंगा। एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों के क्लास के अंदर सोल्व करवाएंगे, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन हैं किसी भी प्रकार के, वो आप लोग इसके अंदर जो वीडियो चल रहा है उसके अंदर नीचे नंबर आ रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक पढ़ेंगे अपन समाकलन गणित, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो मैंने दो वर्ड लिखे हैं अवकलन गणित और समाकलन गणित, ये मैथ वाले स्टूडेंट तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको तो अभी पढ़ना पड़ेगा। भाई मैथ वाला स्टूडेंट अभी नहीं सीख पाया तो मैथ के अंदर पढ़ेगा तब सीख लेगा वहां से, पर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो अभी ये चीजें सीखनी पड़ेगी। ये सीखनी पड़ेगी, मस्ट कंपलसरी है, ये चीजें सीखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना देखो आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से, आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है ना। क्योंकि जगह जगह कैलकुलेशन आएगी, वहां पे आप लोग अटक जाओगे, ठीक है। तो मेन जो इंपोर्टेंट है इस बेसिक मैथ के अंदर, वो एक तो है आपका सदिश, एक है अवकलन गणित, एक है समाकलन गणित, ठीक है। और भी आएगी बेसिक मैथ के अंदर टॉपिक, वो भी अपन इसके अंदर लघु गणक पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। और बेसिक जो भी आएगा वो अपन इसके अंदर पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अपन अब इसका शुभारंभ करते हैं। तो देखो ध्यान देना, सारे के सारे जो भी मैं बोलने वाला हूं उस चीज पर आप लोगों को ध्यान देना है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सदिश की। तो सदिश को समझने के लिए हमको जरूरी है कि जो भौतिक राशियां होती है उन भौतिक राशियों को अपन दो भागों के अंदर बांट देते हैं। एक होती है अपने पास में अदिश राशियां और एक होती है अपने पास में कौन सी राशियां? सदिश राशि। जो भौतिक राशियां हैं, अब कोई पूछेगा भाई ये भौतिक राशियां क्या होती है, सुनते चलो। जितने भी वर्ड आपने फिजिकल सुने हुए हैं नाम, वो सारी भौतिक राशियां हैं। जैसे द्रव्यमान, जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, शक्ति हो गई, धारा हो गई, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया हमारे पास में, ये सब किसके अंदर आते हैं? घनत्व हो गया अपने पास में, वेग हो गया, चाल हो गई, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सारी की सारी क्या है? भौतिक राशियां। अब देखो ये जितने भी नाम मैंने बोले हैं, ठीक है, समय, ताप, ये जितने भी नाम मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, इसके अंदर से कुछ भौतिक राशियां होती है, वो होती है हमारी अदिश राशियां, और कुछ भौतिक राशियां होती है हमारी सदिश राशियां। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी राशि हमारी भौतिक राशि हमारी अदिश राशि है और कौन सी हमारी सदिश राशि है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है, ठीक है। आओ देखो, एक तो हो गया हमारे पास में अदिश राशि और एक हो गया हमारे पास में सदिश राशि। सदिश राशि सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर कौन सी? अदिश राशि की बात करने वाले हैं। आओ देखो, अदिश राशि, अदिश राशि।
सुनते चलना जो लाइन में बोलते जा रहा हूं। अदिश राशियां कौन सी राशियां होती है? अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिशा की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। दिशा की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। केवल किसकी जरूरत पड़ती है? हमें इन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, द्रव्यमान। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम है। यानी कितना है? 5 केजी है किसी वस्तु का द्रव्यमान। तो अब सुनो इसके अंदर काम की बात। परिमाण के साथ में मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा आंकिक मान। आंकिक मान एवं मात्रक। अब समझना काम की बात। ये जो 5 लिखा हुआ है ना, 5, ये क्या है? आंकिक मान है। और ये जो किलोग्राम है, केजी, ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। अब इसके अंदर दिशा है क्या कहीं पे? नहीं है ना दिशा। दिशा है कहीं पे? यहां पे नहीं है। तो इसका मतलब द्रव्यमान कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। द्रव्यमान कैसी राशि के अंदर आएगा? अदिश राशि के अंदर। क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ रही है? केवल परिमाण की जरूरत पड़ रही है हमें, दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही हमें। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, उन भौतिक राशियों को अपन कौन सी राशियां कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। उन भौतिक राशियों को अपन कैसी राशियां कहेंगे? अदिश राशियां कहेंगे। आओ देखो दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। अब एक चीज सुनो, देखो जितने भी एग्जाम्पल अपन यहां पर लिखने वाले हैं, अब ये जो पूरे एग्जाम्पल है ना, इनको फिजिक्स के अंदर अपन को पढ़ना है। इन पूरे एग्जाम्पलों को ही अपन को क्या करना है? फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। जैसे अपन बात करते हैं ताप की। जैसे आप देखते हो 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 तो क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। और डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। क्या इसके अंदर दिशा की जरूरत पड़ी है हमें? नहीं। तो इसका मतलब ताप भी कैसी राशि हो गई हमारे पास में? ताप भी कैसी राशि हो गई हमारे पास में? अदिश राशि हो गई। समय की बात करें अपन, 4 घंटे, तो इसके अंदर 4 क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। घंटा क्या हो गया हमारे पास में? मात्रक हो गया। आप ऐसे बोल सकते हो। वैसे आप 4 सेकंड, 40 सेकंड ऐसे बोल दो, 40 सेकंड। सेकंड क्या हो गया हमारे पास में? मात्रक हो गया। और 40 क्या हो गया हमारे पास में? आंकिक मान हो गया। क्या इसके अंदर हमें दिशा की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, उन भौतिक राशियों को अपन कैसी राशियां कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इनको व्यक्त करने के लिए अपन को दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली अपन ये डेफिनेशन देते हैं किसकी? अदिश राशियों की। ठीक है, अब जैसे अपन कहें चाल, ठीक, अपन क्या कहें? चाल। अब जैसे मैं कहूं कि एक कार है और इस कार की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 50 मीटर पर सेकंड कह दो, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 50 तो क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। और ये मीटर पर सेकंड क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। ये क्या है? इसका मात्रक हो गया। क्या इसके अंदर मैंने दिशा इंक्लूड करी? नहीं करी। जब तक मैंने इसके अंदर दिशा इंक्लूड नहीं करी, तब तक ये क्या है? स्पीड है। तब तक ये क्या है? स्पीड है। अब जैसे ही इसके अंदर मान लो मैं दिशा इंक्लूड कर दूं, मैं से कहूं कि एक कार है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा के अंदर जा रही है। तो अगर मैं दिशा इंक्लूड कर दूंगा, तो फिर मैं उसे चाल ना कहकर क्या कहूंगा? उसे वेग कहूंगा। क्योंकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि के लिए क्या जरूरी है? सदिश राशि के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरत पड़ती है अपन को। किसकी जरूरत पड़ती है?
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी अपन को जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कहूं ऊर्जा, जैसे मैं कहूं ऊर्जा 10 जूल ऊर्जा, ठीक है, तो ये 10 तो क्या हो गया हमारे पास में आंकिक मान हो गया, और ये जूल क्या हो गया हमारे पास में मात्रक हो गया। तो इसके अंदर भी अपन को कहीं भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब ये भी कैसी राशि है हमारे पास में अदिश राशियां हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बात बोलने जा रहा हूं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अपन कैसी राशियां कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले चैप्टर का नाम लगा लो। चैप्टर का नाम है आप लोगों के प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। ठीक है, देखो बहुत बेसिक लेवल से चलेंगे अपन, जीरो लेवल से चलेंगे अपन। आपको छोटा सा भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, मुझे 9 साल हो गई फिजिक्स पढ़ाते हुए, और हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ाई है हम लोगों ने। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी फिजिक्स है, ठीक है ना, चलते फिरते पढ़ाने वाली फिजिक्स है 11th 12th वाली। ठीक है, हमने बहुत अच्छी कॉलेज लेवल पे फिजिक्स पढ़ा रखी है, हर टॉपिक की बहुत डिटेल के अंदर स्टडी कर रखी है, तो आपको जो भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग चैप्टर का नाम तो ये लगाओगे, आपके एनसीईआरटी की जो भी बुक है, राजस्थान बोर्ड में जो भी आप लोगों की बुक चलती है उसके अंदर चेक कर लेना ये चैप्टर नंबर कौन सा है। जो भी मैं राइट डाउन करवाऊंगा, नोट्स लिखवाऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं नोट्स। ठीक है, और उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना, वो आपके बोर्ड में भी अच्छे से काम देंगे, और आप लोग अगर किसी की तैयारी करोगे, नीट की, आईआईटी जेई वगैरह मेंस एडवांस की तैयारी करोगे, तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छे से काम में आने वाले हैं। अब चूंकि अपन यहाँ पर 11th क्लास का ये बेसिक बैच है, तो इसके अंदर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना, सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक पर डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग चैप्टर का नाम लिखना प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, और फर्स्ट हेडिंग आप लोगों को लगानी है अदिश राशि। फर्स्ट हेडिंग आप लोगों को क्या लगानी है, अदिश राशि। ठीक है, अब मैं आपको बोल के लिखवाऊंगा सब कुछ, है ना, तो आपको ये लिखना भी है, ये आपको लिखना प्रारंभ करें। अदिश राशियां आप लोगों की हेडिंग है, इसके अंदर लिखे ऐसी राशियां जिन्हें जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ब्रैकेट के अंदर लिखो आंकिक मान तथा मात्रक, आंकिक मान तथा मात्रक, ब्रैकेट बंद कर लो ना, केवल परिमाण ब्रैकेट के अंदर लिखना आंकिक मान तथा मात्रक, ब्रैकेट बंद कर लेना, की आवश्यकता होती है तथा दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तथा दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो ना, लिखते चलो ना, मेरे साथ साथ लिखते चलो। द्रव्यमान, ताप, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, समय, चाल, घनत्व, आयतन। ठीक है, विद्युत धारा, धारा लिख लो, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, इसको डिटेल के अंदर समझेंगे। धारा के अंदर क्या होता है,
परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, फिर भी यह अदिश राशि है ना। इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे अपन विद्युत धारा के ऊपर आदि आदि। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, इतने पर्याप्त हैं, ठीक है ना, इतने पर्याप्त है। और बढ़ा सकते हो एग्जाम्पल, मैंने अभी बताए थे आपको, ऊर्जा, कार्य, ताप आदि, काफी है, यहां तक लिख लो ना, ठीक है। अब सुनना काम की बात, देखो अभी आप पूछो क्या नाम से कि सर ऊर्जा क्या है, कार्य क्या है, दाब क्या है, तो अभी ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछना कोई गलत नहीं है और काफी हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि देखो पूरी फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं अपन, ऊर्जा, कार्य, दाब, चाल, आयतन, ताप, द्रव्यमान, धारा, ये पूरी फिजिक्स के अंदर अपन को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो मैं अगर इसी क्लास के अंदर आपको एक एक भौतिक राशि के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, इतनी भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों को समझना ही फिजिक्स है। उन भौतिक राशियों को समझना और उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं अपन फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के लॉ के अंदर, वो किस तरीके से फिजिक्स के भौतिकी के नियम के अंदर किस तरीके से अप्लाई होती है, उसको समझना ही क्या है, फिजिक्स है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, इन सब के ऊपर बहुत डिटेल के अंदर अपन स्टडी करने वाले हैं। आप लोग लिखो ये सारे के सारे एग्जाम्पल, ठीक है। चलो ठीक है, आइए अब सेकंड नंबर पे लगाएंगे अपन सदिश राशि, सदिश राशि। अब सुनो, देखो सदिश राशियों की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और परिमाण के साथ किसकी जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत पड़े। अब परिमाण के अंदर आपका आंकिक मान और मात्रक आ गया, आंकिक मान और मात्रक को मैंने किसके अंदर इंक्लूड कर लिया, परिमाण के अंदर इंक्लूड कर लिया। साथ में मैंने क्या लिखा है, दिशा लिखी है, साथ में मैंने क्या लिखी है, दिशा लिखी है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, उन भौतिक राशियों को अपन कौन सी राशियां कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। पर ये जो परिभाषा है ये अधूरी परिभाषा है। वापस सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन भौतिक राशियों को अपन सदिश राशियां कहते हैं। अगर आप ये परिभाषा लिखते हो तो ये परिभाषा अधूरी परिभाषा है। क्यों, आओ देखो। अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था यहां पर विद्युत धारा, इसके अंदर परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, फिर भी ये सदिश राशि नहीं, कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अगर आप ये बोलोगे कि केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहेंगे, तो ये अधूरी परिभाषा मानी जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा इसका अपोज करेगा। विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, और फिर भी वो विद्युत धारा क्या है आपकी, अदिश राशि है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता तो होती है, तथा वे भौतिक राशियां सदिश नियमों की भी पालना करनी चाहिए, सदिश नियमों की भी पालना करनी चाहिए। किसकी पालना करनी चाहिए, सदिश नियमों की पालना करनी चाहिए। अब सदिश के नियम क्या होते हैं, चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे अपन, ये वाला जो चैप्टर है इसी के अंदर अपन ये बात पढ़ने वाले हैं। सदिश के नियम क्या होते हैं, सदिश क्या होता है, सदिश का सांकेतिक निरूपण कैसे होता है, ज्यामितीय निरूपण किस तरीके से होता है, सदिश की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कितने प्रकार के सदिश होते हैं, क्या क्या उनके नियम होते हैं, वो सारे के सारे अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा वे भौतिक राशियां जो सदिश के नियमों की पालना करें, तब भी आप क्या बोलोगे, परिमाण, परिमाण के साथ दिशा, और ये भी जरूरी कंडीशन है, मस्ट कंपलसरी कंडीशन है, ये आवश्यक शर्त बोल सकते हो आप इसे, आप इसे क्या कह सकते हो, आवश्यक शर्त कहोगे। क्यों, अब जो देखो धारा होती है ना, धारा वो क्या है, उसमें परिमाण और दिशा तो है, पर वो सदिश नियमों की पालना नहीं करती है, इसलिए धारा को अपन कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। धारा अदिश राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि परिमाण के साथ साथ दिशा तो है,
पर वो सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है, इसलिए धारा कैसी राशि के अंदर इंक्लूड की जाती है, अदिश राशि के अंदर इंक्लूड की जाती है। मैं इसको अलग से नोट पॉइंट के अंदर समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। फिलहाल अपन क्या कहेंगे, सदिश राशियों के अंदर परिमाण, दिशा और सदिश नियमों की पालना होनी चाहिए, तो वे भौतिक राशियां कौन सी राशियां कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। चलो आओ अब समझाता हूं काम की बातें। देखो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपन विस्थापन, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप केवल नाम सुनो ना, अभी केवल आपको नाम सुनने हैं, पहली क्लास है, अभी हमारी यात्रा बहुत लंबी है, ठीक है। पूरी फिजिक्स समझा के रहूंगा आप लोगों को, टेंशन ना करें। इसके बाद में है वेग, त्वरण, संवेग। फिलहाल मैं इतने ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अब देखो सारी राशियों के बारे में लिखने लग गए बोर्ड पे, एग्जाम्पल कॉपियां भर जाएगी, राशियां इतनी है, ठीक है। चलो तो अपन डेफिनेशन लिखवाते हैं, सेकंड लगाओ सदिश राशियां, ठीक है। और सदिश राशियां, और इसके अंदर आप लोग लिखो परिभाषा। वे राशियां जिनमें जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, तथा जो सदिश नियमों का पालन करती है, तथा जो सदिश नियमों का पालन करती है, तथा जो सदिश नियमों का पालन करती है, सदिश राशियां कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल लिखो। और देखो सबसे अच्छी बात आपको बताता हूं मैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच की सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपने क्लास ले ली, आप बाद में जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखो स्कूलों के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसके अंदर यहाँ पे अंतर ये होगा, हो सकता है वहाँ के टीचर ही बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पे कोई लेक्चर हो चुका है आपका, ठीक है, उसके बाद में आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो अपन 10वें चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप पहले चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आया, तो मैंने जो समझाया था उसको आप वापस देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो सारे के सारे, एग्जाम्पल लिखो सारे के सारे, ठीक है। अब लगाओ हेडिंग सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, इसके अंदर भी आपको पहला लगाना है ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। लगाओ हेडिंग, फिर मैं आप लोगों को ये चीज समझ क्या होती है सदिशों का निरूपण, और इसके अंदर भी फर्स्ट हेडिंग लगानी है आपको ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, आओ देखो, देखो एक जो सदिश राशि होती है ना, उस सदिश राशि को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे अपन को समझना। एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, एक सरल रेखा खींची जाती है, ध्यान देना। एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक सरल रेखा, ये लो एक सरल रेखा। अब ये क्या है, आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। एक सरल रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं और एक सिरे पर तीर का निशान लगा देते हैं, एक सिरे पर किसका निशान लगा देते हैं, तीर का। ये लो इस तरीके से मैंने किसका निशान लगा दिया, तीर का निशान।
एक सिरे पर किसका निशान लगा देते हैं अपन? तीर का निशान लगा देते हैं, एक सरल रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। और एक सिरे पर किसका निशान लगा देते हैं अपन? तीर का निशान लगा देते हैं। ये वाला अपना बिंदु होता है अंतिम बिंदु। कैसा बिंदु होता है ये वाला? अंतिम बिंदु। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं हेड। को टेल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं अपन? हेड कहते हैं। ये टेल कहलाता है प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। अब देखो ये जो सरल रेखा जो मैंने खींच रखी है येलो कलर की, ठीक है, इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। इसकी लंबाई किसको रिप्रेजेंट करती है? परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो एरो का चिन्ह लगा हुआ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिशा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? दिशा को। अब मान लो आपके पास में कोई सदिश राशि है, कोई राशि है भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि है, उसका सिंबल बना रहा हूं मैं कैपिटल ए से। किसी भौतिक राशि का सिंबल बना रहा हूं मैं कैपिटल ए से, ठीक है। किससे सिंबल बना रहा हूं? इसका चिन्ह किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? किसी भौतिक राशि का ए से। अब यदि मैंने इसके ऊपर ऐसा एरो लगा दिया, इसको बोलते हैं ए वेक्टर। सदिश को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? वेक्टर। सदिश को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर कहते हैं। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे? ए वेक्टर। इसको कैसे पढ़ोगे? ए वेक्टर। कैसे पढ़ोगे? ए वेक्टर। इसका मतलब ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। जिसके ऊपर ऐसा एरो दिख जाए ना, वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि, ठीक। तो सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सरल रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके एक सिरों पर अपन क्या करते हैं? तीर का चिन्ह बना देते हैं। तो ये वाला तो इसका प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, जिसे टेल कहते हैं। ये वाला इसका अंतिम बिंदु कहलाता है, जिसे अपन हेड कहते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एरो का चिन्ह दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लंबाई है ना इसकी सरल रेखा की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे सुनो, मैं इस तरीके से एरो बना देता हूं, समझना भाई। हाँ जी, ये चार, एक एरो ये रहा, सॉरी एक चिन्ह ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। अब इसके अंदर कॉमन चीज क्या है? इसके अंदर कॉमन चीज है दिशा सबकी एक ही है। दिशा सबकी क्या है? एक है। देखो इसकी दिशा भी यही है, इसकी दिशा भी यही है, इसकी दिशा भी यही है, इसकी दिशा भी यही है। पर आप चेक करोगे इनके परिमाण अलग अलग है। इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज्यादा है, इसका परिमाण ज्यादा है, इसका परिमाण ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परिमाण इसका हो गया, फिर उससे कम परिमाण इसका, उससे कम परिमाण इसका, उससे कम परिमाण इसका। और सबकी दिशा क्या है? यहाँ पे सेम है। ये वाला प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है। तो यहां पर ये वाला प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये वाला अंतिम बिंदु हो गया। प्रारंभिक बिंदु को अपन टेल कहते हैं, अंतिम बिंदु को अपन हेड कहते हैं। ये हमारी डायरेक्शन हो गई, दिशा। और ये जो इसकी लंबाई है, यहाँ पे ये येलो लेंथ दिख रही है आप लोगों को, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे मान लो इस वाले पॉइंट को मैं पी पॉइंट दे दूं नाम, और ये वाला पॉइंट नाम दे दिया मैंने, तो और ये मान लो वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर है। ये सदिश कौन सा है? ए वेक्टर है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, पी क्यू वेक्टर बराबर ए। ये सदिश क्या है आपका? पी क्यू वेक्टर, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इसको मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाओ सदिशों का निरूपण, और इसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट हेडिंग लगानी है ज्यामितीय निरूपण। लिखो, इसके अंदर मैं लिखवाता हूं आप लोगों को, ठीक है। लिखो, एक सदिश राशि को, एक सदिश राशि को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक सदिश राशि को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाता है।
जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाता, जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसे कैसे उतार लो, ये ऐसे कैसे उतार लो, है ना, ये ऐसे कैसे उतार लो, ये लिख देना पी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल को, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को, ठीक है, और पी क्यू और इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, ये अपन ने ए वेक्टर कहा है यहां पे ना, ये क्या कहा है अपन ने, ए वेक्टर। ऐसे कैसे उतार लो, पहले ये लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना ना, करो इसे कंप्लीट। लिखो इसके नीचे ना, सरल रेखा की लंबाई, सरल रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को, सरल रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को और तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है, और तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है, और तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है। तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है। आओ देखो, अब इसके बाद में ये तो हो गया ज्यामितीय निरूपण, अब लगाओ आप लोग संकेतीय निरूपण, भी लगाओ संकेतीय, समझना, देखो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर ले लो, जैसे ले लिया मैंने बी, ए ले लो, ए से स्टार्ट होता है ना, ए ले लो, ठीक है, इसके ऊपर क्या करना पड़ता है, अपन को तीर का निशान लगा देना पड़ता है, के ऊपर अपन को किसका निशान लगा देना होता है, तीर का निशान। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सदिश को, इसको रिप्रेजेंट करता है सदिश, इसको बोलते हैं, पढ़ने का तरीका होता है ए वेक्टर, तो क्या पढ़ते हैं, ए वेक्टर। अब यदि अपन को इस सदिश का परिमाण लेना है, सदिश का परिमाण, अब ये काम की चीज है, सदिश का परिमाण कैसे लेते हैं ये सीख, सदिश का परिमाण कैसे लिया जाता है ये सीखने की जरूरत है। अच्छा देखो, सदिश का परिमाण कैसे लिया जाता है, एक तरीका होता है सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट करने का। अब ये सदिश क्या है, ए वेक्टर है, इसको क्या पढ़ोगे आप, ए वेक्टर, इस सदिश को क्या पढ़ोगे आप, ए वेक्टर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ए वेक्टर, क्या पढ़ोगे, ए वेक्टर। तो मैं किसका परिमाण ले रहा हूं, इस सदिश का, यानी मैं किसका परिमाण ले रहा हूं, ए वेक्टर का परिमाण, इसका परिमाण ले रहा हूं, ए वेक्टर का परिमाण। अब कैसे लिया जाता है परिमाण, परिमाण लेने के दो तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं परिमाण। अभी अपन परिमाण ले नहीं रहे, अभी अपन परिमाण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारी सदिश राशि, इसका परिमाण लेना है मुझे, इसका क्या लेना है, परिमाण। एक तरीका तो ये है, इसके ऊपर जो तीर का निशान लगा हुआ है ना, इसको हटा दो, ये क्या हो गया, सदिश राशि का परिमाण, क्या हो गया, परिमाण। देखो ये जो तीर का निशान है ना, अब देखो ये परिमाण है, अब इसमें परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा है, ये परिमाण है तो ये अदिश हो गया, ये परिमाण है और इसके साथ में दिशा भी है, तो ये क्या हो गया, सदिश हो गया। तो आप सदिश का परिमाण लेते हो तो एक तरीका तो ये होता है कि आप उसके ऊपर से तीर का निशान हटा दो,
और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि ये अपना सदिश है, इसको क्या कर दो, दो समांतर रेखाओं के बीच में बंद कर दो। किसके बीच में बंद कर दो, दो समांतर रेखाओं के बीच में बंद कर दो। इसको बोलते हैं मोड़ लेना। इसको क्या बोलते हैं, मोड़ लेना। ये सदिश ए वेक्टर का मोड़ है। एक तरीका होता है इसके ऊपर से तीर का निशान हटा दो, और दूसरा तरीका होता है आप इसको दो समांतर रेखाओं के बीच में रख दो। आप इसे क्या करो, दो समांतर रेखाओं के बीच में रख दो। अगर आप इसे दो समांतर रेखाओं के बीच में रख देते हैं तो ये भी क्या कहलाता है, सदिश का परिमाण। इसको क्या बोलोगे आप, ए वेक्टर का परिमाण है। और ये भी क्या है, ए वेक्टर का परिमाण। तो फाइनली मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए वेक्टर का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, या तो ऐसे व्यक्त करो उसे, या फिर आप उसे कैसे व्यक्त करोगे, इसको दो समांतर रेखाओं के बीच में। ये एक ही बात है। यानी जब भी किसी सदिश का परिमाण लिया जाता है, जब भी किसी सदिश है, ये सदिश है, इसका परिमाण लूंगा मैं, तो ये जो परिमाण होता है जब भी अपन लेते हैं तो इसका क्या हट जाता है, वेक्टर हट जाता है। इसकी दिशा हटा दी जाती है, इसके ऊपर जो तीर का चिन्ह है वो हटा दिया जाता है। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये ए वेक्टर का परिमाण है। या तो उस पे से तीर हटा दो, या उसको दो समांतर रेखाओं के बीच में बंद कर दो। ये कहानी होती है इसकी, ठीक है। अब सुनो, अब किसी भी सदिश राशि को आप व्यक्त कैसे करते हो, किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है। जैसे सदिश है हमारे पास में ए वेक्टर, इसको कैसे व्यक्त करते हैं, ये क्या है, मेरे पास में सदिश है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके परिमाण से, इसकी दिशा से। अरे भाई, सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, परिमाण और दिशा, और सदिश नियमों की पालना होनी चाहिए, ठीक है। तो परिमाण और साथ में क्या इंक्लूड कर दोगे आप, दिशा। अब ये सदिश है, इसका परिमाण कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। एक, एक ही बात है ना। तीर का चिन्ह हटा दो तो भी परिमाण है, और तीर का चिन्ह लगा रखा है तो उस पर क्या लगा दो, दो समांतर रेखाओं के मध्य व्यक्त कर दो। अब दिशा, दिशा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिशा को अपन रिप्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर कैप का चिन्ह लगाकर। किसका चिन्ह लगाकर व्यक्त करेंगे, कैप का चिन्ह लगाकर। तो ये तो परिमाण हो गया, साथ में दिशा। ठीक, आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक, तो ये क्या है, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। और ये क्या है, दिशा। तो किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है, उसके परिमाण से और उसकी दिशा से। ये भी सदिश का परिमाण है और क्या है, दिशा है, ठीक है। तो ये होता है आपका संकेतीय निरूपण। तो हेडिंग लगाओ, संकेतीय निरूपण, इसके अंदर लिखो। इस विधि में, लिखते चलो लिखते चलो, इस विधि में सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के, सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर के ऊपर, किसी अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। लाइन चेंज करके लिखना, तीर का चिन्ह हटा लेने, तीर का चिन्ह हटा लेने, अथवा अथवा सदिश को दो समांतर रेखाओं के अंदर, अथवा सदिश को दो समांतर रेखाओं के अंदर बंद कर देने पर, बंद कर देने पर सदिश का परिमाण प्राप्त होता है। सदिश का परिमाण प्राप्त होता है, सदिश का परिमाण प्राप्त होता है, ऐसे लिखो।
ए वेक्टर का परिमाण, या तो तीर का चिन्ह हटा दो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच में बंद कर दो। ऐसे कैसे लिख लो, ऐसे कैसे इसे लिख लो। ठीक है, इसके नीचे लिखो, इस प्रकार किसी सदिश को परिमाण एवं दिशा के साथ, परिमाण एवं दिशा के साथ निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। परिमाण एवं दिशा के साथ निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। परिमाण एवं दिशा के साथ निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये लिख लो, ये ऐसे कैसे उतार लो, सदिश की दिशा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर ए, ये इसका परिमाण हो गया, ये इसकी दिशा हो। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी ये हो गई। लिखो, चले आगे, लिख लिया तो अब हेडिंग लगाओ, सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। 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 ठीक है, हाँ जी, पहला लगाओ, तुल्य या समान सदिश। अच्छा, तुल्य या, अब ध्यान देना, आओ देखिएगा, चेक करना हो, ये वाली मेरी होती है एक्स अक्ष, एक्स दिशा, एक्स अक्ष है ये वाली, और ये वाली अक्ष होती है मेरी वाई अक्ष, ये वाली एक्स अक्ष होती है, ये वाली वाई अक्ष। ठीक है, ये तो ऐसे ही बता रहा हूं मैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, कभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में भी। अभी फिलहाल अपन पढ़ने वाले हैं तुल्य एवं समान सदिश। देखो, मेरे पास में दो सदिश है, दोनों सदिश मैं यहाँ पे बना रहा हूं, चेक करना। दो सदिश है मेरे पास में, अब चेक करो, इसके अंदर दोनों की दिशा क्या है, समान। दोनों की दिशा क्या है, समान है। अच्छा, हमें कैसे पता पड़ा कि दोनों की दिशा समान है, चेक कर लो, इस वाले सदिश की दिशा भी एक्स दिशा में है, और ये वाला सदिश भी कौन सी दिशा में है, एक्स दिशा के अंदर है। अब चेक करो, दोनों के परिमाण भी समान है। अच्छा, परिमाण कैसे चेक करेंगे, दोनों की लंबाई समान है, जितना ये लंबाई का है उतना ये लंबाई का है, जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई है। दिशा समान, और क्या समान हो गया, परिमाण परिमाण समान है और दिशा समान।
अगर दो सदिश जिनकी दिशा और परिमाण समान है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, तुल्य सदिश या समान सदिश कहते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास में सदिश है ए वेक्टर नीचे वाला, ऊपर वाला है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण भी समान है और दोनों की दिशाएं भी समान है। तो ए वेक्टर बराबर हो गया बी वेक्टर। तो आप लिख सकते हो यहां पे क्या, ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, बी वेक्टर। तो ये दोनों सदिश कैसे सदिश कहलाएंगे, तुल्य एवं या समान सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तुल्य या समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, परिमाण समान है व दिशा समान। लिखो तुल्य या समान सदिश के अंदर लिखो वे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशाएं, वे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशाएं समान होते हैं, वे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशाएं समान होते हैं तुल्य सदिश कहलाते हैं। तुल्य सदिश कहलाते हैं, तुल्य सदिश कहलाते। ये ऐसे कैसे बना लो और लिख देना इसके नीचे, अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर तुल्य या समान सदिश। ऐसे कैसे तोड़ लो, ऐसे कैसे तोड़ लो। तो ये जो इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसके अंदर कौन सी परिभाषा हो गई, पहली परिभाषा इसके अंदर ये हो गई। और देखो अच्छे से पढ़ना, रिटर्न नोट्स बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, एक नंबर तरीके के नोट्स होने चाहिए लिखे हुए ना, क्योंकि यही बाद में बहुत काम आते हैं, ये चीजें बहुत काम आती है नोट्स। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे अपन, अगला लगाओ सेकंड असमान सदिश। अब असमान सदिश के अंदर भाई तीन परिभाषाएं आएंगी। कितनी परिभाषाएं आएंगी, तीन परिभाषाएं आएंगी किसके अंदर, असमान सदिश के समान सदिश के अंदर कितनी डेफिनेशन आएंगी हमारी, तीन डेफिनेशन आएंगी। आओ तीनों आपको एक बार बोर्ड पे समझा देता हूं, तीनों आपको एक बार बोर्ड पे मैं समझा देता हूं। तीनों एक बार बोर्ड पे समझ लो पहले, मजा आ जाएगा। एक डेफिनेशन इसमें आएगी, एक डेफिनेशन इसमें इंक्लूड करेंगे अपन भाई, एक डेफिनेशन करेंगे, तीन डेफिनेशन आएंगी और तीनों इसके अंदर अपन इंक्लूड करने। आओ चेक करो, ये वाली तो हमारी एक्स अक्स हो गई, ये वाई अक्स हो गई, ये एक्स अक्स हो गई, ये वाई अक्स हो गई, ये एक्स अक्स हो गई और ये वाई। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आओ देखो तीन स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है। आज देखो पहली स्थिति वो होगी जिसके अंदर परिमाण तो समान होगा पर दिशा अलग होगी, या परिमाण समान और दिशा अलग। चलो परिमाण तो समान करना है और दिशा अलग करनी, जितना ये लिया है लगभग उतना ये लिया है, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है ना, जितनी ये लेंथ है जितनी ये लंबाई है उतनी ये लंबाई। अब चेक करो इसके अंदर क्या है, परिमाण समान है, दोनों लंबाइयां क्या है, समान ली है ना, और दिशा क्या है, अलग है। इसकी दिशा एक्स दिशा है और इसकी दिशा एक्स में भी नहीं है वाई में भी नहीं है, यानी एक्स से कुछ एंगल बना रही है, वाई से भी कुछ एंगल बना रही है, कुछ कोण बना रही है। ठीक है, दिशा अलग अलग, इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये वाली दिशा है। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, परिमाण समान
दिशा भिन्न है, दिशा भिन्न। इसको ए वेक्टर बोल दो, इसको बी वेक्टर बोल दो, ठीक है। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे सदिश कहलाएंगे? असमान सदिश कहलाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आओ। इसके अंदर क्या करेंगे अपन? परिमाण दिशा समान रखेंगे, परिमाण अलग अलग लेंगे। आओ देखो, अब चेक करो। अब की बार क्या है? परिमाण अलग अलग है, दोनों की लेंथ क्या है? अलग अलग है, पर दिशा क्या है? समान है। तो परिमाण भिन्न, दिशा समान। इसको ए वेक्टर नाम दे दो, इसको बी वेक्टर नाम दे दो। तो ये वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर भी कैसा है? असमान सदिश। या तो परिमाण सेम है तो दिशा अलग हो गई, या परिमाण भिन्न है दिशा सेम है तो परिमाण अलग हो गया। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही क्या हो? अलग हो, और दोनों ही सेम हो जाए तो फिर समान सदिश हो जाएगा, तुल्य सदिश हो जाएगा। और दोनों ही अलग हो जाएंगे तो फिर वो असमान सदिश हो, ठीक है। अब की बार क्या करने वाला हूं मैं? परिमाण भी अलग लेने वाला हूं मैं, और दिशा भी अलग लेने वाला हूं मैं, ठीक है। चेक करो इसमें क्या समस्या है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसकी दिशा एक्स में है, इसकी दिशा वाई में। तो परिमाण भी भिन्न और दिशा भी भिन्न, परिमाण भिन्न, दिशा भिन्न। तो ये वाला सदिश कौन सा सदिश कहलाएगा आप लोगों का? ये असमान सदिश के अंदर तीनों आएंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ असमान सदिश और लिखना स्टार्ट करो। पहली परिभाषा लगाओ, ए पॉइंट लगाकर, ए पॉइंट लगाकर पहली परिभाषा लिखो, ए पॉइंट लगाकर पहली परिभाषा लिखो। लिखो पहली परिभाषा, लिखो, बताओ। लिखना, जब दो सदिशों के परिमाण तो समान हो, जब दो सदिशों के परिमाण तो समान हो परंतु दिशा भिन्न हो, परंतु दिशा भिन्न भिन्न हो, परंतु दिशा भिन्न भिन्न हो, तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। अच्छा, पहला डायग्राम बना लो, ये वाला पहला डायग्राम बना लो, ये वाला फर्स्ट डायग्राम बनाओ ना, पहला डायग्राम बना लो, ये वाला। बना लीजिए पहला डायग्राम। दूसरा लिखो, बी पॉइंट लगाकर, बी पॉइंट लगाकर लिखो, जब दो सदिशों का परिमाण अलग अलग, जब दो सदिशों का परिमाण अलग अलग परंतु दिशा समान हो, परंतु दिशा समान हो, तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। सेकंड डायग्राम बना दो, सेकंड डायग्राम। तीसरा लिखो, सी पॉइंट लगाकर लिखना, जब दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा दोनों ही भिन्न भिन्न हो,
जब दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा भिन्न भिन्न हो, जब दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा दोनों ही भिन्न भिन्न हो, जब दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा दोनों ही भिन्न भिन्न हो, दोनों ही भिन्न भिन्न हो, तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक? तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे आप लोग। ठीक है, और भी आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है उनको भी आप क्लास शेयर करना। ठीक है, ये बैच पूरा ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच रहेगा, जो आपकी एग्जाम होगी उस दिन तक आपके पास में अवेलेबल रहेगा। जिस दिन आप 11वीं की फाइनल जो आपकी एग्जाम होगी, बोर्ड की, सॉरी 11वीं की जो एग्जाम होती है लास्ट फाइनल, उसको आप वार्षिक परीक्षा का नाम देते हो। ठीक है, उस एग्जाम तक ये आपका कोर्स आपके पास एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल रहेगा। एक क्लास को आप ऐसे लिमिटेशन लगा के रखते हैं हम, क्लास के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देख सकते, पर फिर भी लिमिटेशन होगी, किसी को फिर भी क्लास लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकता है, अगर उसकी लिमिट भी खत्म हो जाती है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर रोज आपको एक क्लास यहाँ पे मिला करेगी, 1 घंटे की रोज अपनी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, 1 घंटे, 1 घंटे 5 मिनट, कभी 1.25 घंटे भी हो जाए, कभी 1.5 घंटे की मिल सकती है, कभी 2 घंटे की भी मिल सकती है। डेली आपको क्लास मिलेगी, टाइम पे आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, कंप्लीट न्यूमेरिकल, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप लोगों को करने के लिए दिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके से आते हैं वे दिए जाएंगे, नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे, मैं रिटर्न भी करवा रहा हूँ, नोट्स की पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है,